हेलो बच्चा पार्टी, आ जाइए फटाफट। 100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चंस रिवीजन बैच सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 26 एक और खूबसूरत लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। बाय बैक कर चुके, कैश फ्लो कर चुके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को आज ठिकाने लगाते हैं लेके प्रभु का नाम। लाइक कर दो, क्योंकि इस रिवीजन में मात्र 35 घंटे में पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट डिटेल में स्क्रैच से पहली बार पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। और टॉप 100 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उन 100 क्वेश्चंस में स्टडी मैट, आईटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब शामिल होंगे, सब शामिल होंगे। ओ माय गॉड, हाँ ESVS सब, प्रैक्टिकल 3 कंसोलिडेशन, मॉड्यूल 3 कंसोलिडेशन सब, एवरीथिंग मात्र 35 घंटे में। हाँ सर ये ऐसा हो नहीं सकता सर। अरे यार आज से करा रहे हैं, जब से न्यू सिलेबस आया तब से करा रहे हैं। हर बैच में 90+ हमारी PDF से ही आता है, उसी अनुभव से करा रहे हैं। सर कैसे मिलेगा हमें? कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब पे क्वेश्चंस पाने के लिए और 24/7 डाउट सपोर्ट, और कॉन्सेप्ट में जो नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी हार्ड बुक पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नॉमिनल सा प्राइस का लिंक है, ज्वाइन करो ऊपर दिए गए नंबर पर, या फिर DM कर लो, दोनों में से एक ही बात। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, तुम देख के हैरान रह जाओगे। ठीक है सर, चलो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नर हो या नारी, आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की है बारी। तो देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल एंट्री बनानी हो या बैलेंस शीट बनानी हो या दोनों ही बनाने हो। ठीक है सर, अमूमन यही होता है इंटरनल रिको में, और कुछ नहीं है। जनरल एंट्रीज की आज हम चर्चा करते हैं। जनरल एंट्रीज को हमने क्या किया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, 1 से लेकर ये हो गई हमारे पास टोटल 22 हमने 22 प्रकार की जनरल एंट्रीज बनाई हैं यहाँ पर। स्टडी मैट से उठाई हैं, आरटीपी से उठाई हैं, पीवाईक्यू से उठाई हैं और अपने अनुभव से उठाई हैं। इन 22 ही जनरल एंट्रीज में से इनसे मिलकर पेपर का क्वेश्चन बनेगा आपका, इनका बाहर नहीं बनेगा। कोई अगर डिफरेंट कुछ पेपर में आएगा भी तो वो इनके बेस पर ही कॉमन सेंस लगा करके सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये 22 जनरल एंट्रीज करो, आपके स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन में तो सेम ही पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन में कोई एक या दो चीज़ अलग होती है, तो वो सब उठा लिया हमने यहाँ पर। इसीलिए हमारा बैच इतना इफेक्टिव है कि लीस्ट टाइम में हम सब कवर कर जाते हैं, रिपीटेड चीज़ें नहीं करते हैं, नई चीज़ें छोड़ते नहीं। पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले टाइप की जनरल एंट्री। मैं वो अदर टीचर्स की तरह आपको 4 अलग अलग टॉपिक बता ही नहीं रहा, ऑल्ट्रेशन, सरेंडर, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़, वो सब मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं कह रहा हूँ ये रही 22 प्रकार की जनरल एंट्रीज, इन्हें करो, झंझट खत्म इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हाँ मतलब बता देता हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या होता है। लॉस मेकिंग कंपनी को उसके लॉसेस से उबार कर वापस पटरी पर लाने की कोशिश इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाती है। एफर्ट्स पुट इन टू मेक लॉस मेकिंग कंपनी हेल्दी अगेन इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। कई बार क्या होता है, कंपनियां लॉस में चल रही होती है तो सर उन्हें बंद कर दो। बंद करने से पहले एक आखिरी कोशिश की जाती है कि क्या पता ये सही हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, इसीलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है। बंद ही कर दोगे तो वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहलाता है। वो पहले होता था आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में हट गया। ठीक है, न्यू सिलेबस में केवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रह गया है कि अगर कंपनी लॉस में है तो मरम्मत करके उसे सुधारने की कोशिश। ठीक है सर, पहला पार्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी कंपनी में 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले। क्वेश्चन में लिखा है आपकी कंपनी में 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने क्या किया, आपने क्या किया, क्वेश्चन मतलब आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने क्या कह दिया, क्वेश्चन ने कह दिया कि हम इनको 5,000 शेयर्स बना रहे हैं 20 रुपए वाले। बात वही है, बात वही है, बात कुछ बदली नहीं है, बात वही है। ठीक है सर, ठीक है। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों सब डिवीजन, सब डिवीजन नहीं, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों कंसोलिडेशन। 10,000 शेयर्स थे, हर 2 शेयर्स को कंसोलिडेट करके 1 बना दिया, यानी 10,000 को 5 बना दिया। इसका दूसरा केस भी हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी कंपनी के 5,000 शेयर्स थे 20 रुपए वाले, क्वेश्चन में लिखा है हम इन्हें 10,000 शेयर्स बना रहे हैं 10 रुपए वाले। इसे कहते हैं सब डिवीजन। डिवाइड कर दिया, हर एक शेयर को 2 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो 5,000 के बन गए 10,000। तो प्यारे बच्चों फेस वैल्यू तो वही है, फेस वैल्यू फाइनल अमाउंट तो वही है। 10,000 इंटू 10 करो तो भी 1 लाख, 5,000 इंटू 20 करो तो भी 1 लाख।
बस डिनोमिनेशन बदल देते हैं। सर ऐसा करते क्यों हैं? देखो, अगर 20 रुपए वाले शेयर को घटा के 10 पे ले आओगे तो और ज्यादा एक कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तबके का लोग भी आपका शेयर खरीद पाएगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है कंपनी को सुधारने का कि आपने फेस वैल्यू कम कर दी, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स भी आ सकें और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें और आपको लॉस से उबरने में थोड़ी मदद मिले। और जब ये कार्य पूरा हो जाता है, आप वापस से 10 के शेयर को 20 पे ले आते हो। मरम्मत हो गई तो अब आगे बढ़ो, तरक्की की ओर देखो। ठीक है सर, ठीक है सर। जनरली सब डिवीजन पहले होता है 5000 का 10,000, कंसोलिडेशन बाद में होता है 10,000 का 5,000। तो ऐसे केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल ही डेबिट होगी, शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होगी। बच्चा बैठी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे बस आपको डिनोमिनेशन बदल देनी है। पुरानी फेस वैल्यू यहां लिख दो। अगर पहले 10,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो यहां लिख दो 10,000 इंटू 10, और बाद में बदल दिए आपने 5,000 इंटू 20, तो न्यू शेयर कैपिटल नीचे लिख दो 5,000 इंटू 20, या उल्टा केस है तो 5,000 इंटू 20 ऊपर लिख दो, 10,000 इंटू 10 नीचे लिख दो। ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट, न्यू फेस वैल्यू क्रेडिट। कैपिटल ही कैपिटल में बदल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी सब डिवीजन और कंसोलिडेशन में शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ठीक है, ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट, न्यू फेस वैल्यू क्रेडिट। नेक्स्ट जनरल एंट्री आती है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। कई बार कंपनी क्या करती है, ये फेस वैल्यू और इनका कॉन्सेप्ट हटाने के लिए शेयर्स को स्टॉक में यानी बंडल में बना देती है। बंडल बना देती है शेयर्स के, बंडल, कि भैया एक बंडल इतने रुपए में मिलेगा, एक शेयर कितने का है, फेस वैल्यू क्या है, वो सब हटाओ, बंडल का प्राइस तय कर दिया, फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। तो शेयर्स को स्टॉक में जब कन्वर्ट करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट किया गया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में याद रखना, जो पुरानी चीज थी वो डेबिट होगी, जो नई चीज है वो क्रेडिट होगी। तो पुरानी चीज यहां पे थी कैपिटल, उसे कर दिया डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, और नई चीज है स्टॉक, उसे कर दिया क्रेडिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। और अभी ऊपर वाले केस में भी यही हुआ, पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट। और अगर स्टॉक बंडल बनाने के बाद आप वापस शेयर वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, पुरानी चीज होगी स्टॉक और नई चीज होगी कैपिटल। तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगली एंट्री हो जाएगी। कैपिटल को स्टॉक में, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल टू स्टॉक, स्टॉक को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो तो इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट केस है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। द नेक्स्ट केस इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चे आपको इस रूप में, दीवार पे लगा लेना, चलते फिरते 5-5 मिनट में चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। पैच लो डिस्क्रिप्शन से, 35 घंटे में सब कुछ, आखिरी चांस है आपका ये, अभी भी नहीं लोगे तो लेट हो जाओगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ इसका एग्जाम्पल दो सर। 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले, 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले। शेयर होल्डर्स ने कहा हम 10 में से 2 रुपया माफ करते हैं, ये हो गए 10,000 शेयर्स 8 रुपए वाले। शेयर होल्डर्स ने कंपनी को 10 रुपए दे रखे थे, अब वो कह रहे हैं ठीक है उसमें से हम 2 रुपया माफ करते हैं। क्यों? अरे लॉस में है कंपनी, यही तो उसे चाहिए, मालिकों से माफी चाहिए, डिबेंचर होल्डर से पैसे की माफी चाहिए, क्रेडिटर से पैसे की माफी चाहिए। जब ये लोग अपना अपना पैसा माफ कर देंगे तभी तो लॉस से उबरने में मदद मिलेगी। इसलिए सबसे पहला कदम शेयर होल्डर्स उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 10 में से 2 रुपये माफ करते हैं, हमने दिया 10 है पर हम मानते हैं हमने 8 ही दिया। जब भी कंपनी कभी हमारा पैसा लौटाएगी तो 10 के बजाय 8 दे देना। और बताओ, आज के लिए हम 2 रुपये माफ करते हैं, अभी के लिए अपना, बाद में मरम्मत होगी, कंपनी ट्रैक पे आ गई तो देखेंगे, अभी के लिए हम 2 रुपये माफ करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट। पुरानी कैपिटल कितनी थी, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए, उसे डेबिट कर दो। नई कैपिटल कितनी है, 10,000 इंटू 8, 80,000, उसे क्रेडिट कर दो। पर सर यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है, ऊपर तो डिफरेंस नहीं था, यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। हाँ, इस केस में डिफरेंस है क्योंकि पहली एंट्री में पुरानी और नई कैपिटल का फाइनल अमाउंट सेम था, दूसरे केस में भी यही था, तीसरे केस में पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट किया वही है पर फाइनल अमाउंट सेम नहीं आ रहा, क्रेडिट में 20,000 की कमी है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जहां भी जनरल एंट्री में डिफरेंस आए, एक खाता खोल देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसे क्रेडिट कर दो। सर डेबिट में कमी पड़ती तो इसी अकाउंट को डेबिट करते, इसी अकाउंट को डेबिट करते, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है।
ठीक है सर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में अमाउंट को सेट ऑफ करके जनरल एंट्रीज को बराबर लाने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। सर हमने तो कई जगह कैपिटल रिडक्शन की जगह कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड देखा है, वो भी यूज कर सकते हो। कई बार कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ना लिख के खाली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी यूज करते हैं। तो सर कौन सा नाम यूज करें, बात तो एक या तीनों की, यूज कौन सा करें, जो क्वेश्चन में लिखा हो वो। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल रिडक्शन वर्ड यूज हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन, क्वेश्चन में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन यूज हुआ है तो वही, रिकंस्ट्रक्शन यूज हुआ है खाली तो वही। सर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल रिडक्शन यूज कर लेना, वो बेस्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर। चौथा केस, वेवर ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जो पे करनी पड़ भी सकती है, पे नहीं भी करनी पड़ सकती है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है। वो तो पहले से ही बैलेंस शीट के बाहर होती है, फुट नोट में होती है। इतना तुम्हें पता होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में होती है। क्यों? क्योंकि वो पक्की लायबिलिटी होती नहीं। उसका मतलब है हो सकता है देनी पड़े, हो सकता है ना देनी पड़े, ऐसी लायबिलिटी होती है वो। पता चला देनी नहीं है तो कोई जनरल एंट्री मत करो। क्यों? वो कंफर्म लायबिलिटी थी ही नहीं और देनी भी नहीं, वो वहीं की वहीं खत्म हो गई, वो बैलेंस शीट तक ही नहीं पहुंची, वो खातों में, अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई ही नहीं, वो बैलेंस शीट के बाहर पड़ी थी। ऐसी उम्मीद थी कि अंदर आ सकती है पर नहीं आई, बाहर से बाहर ही चली गई। तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई नहीं हो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का वेवर मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं पे करनी, वो माफ हो गई, खत्म हो गई, बाहर की चीज बाहर ही रह गई। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अंदर आती, पे करनी पड़ती तो बात दूसरी होती। अगला केस वही है कि अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो क्या होगा? अगला केस वही है। तो पे कर दो दो तरीके से, या तो पेमेंट कर सकते हो बैंक से, इसलिए क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट, या क्रेडिट करोगे या शेयर्स वगैरह दे करके, डिबेंचर्स वगैरह दे करके पेमेंट करोगे तो क्रेडिट करोगे शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक ठीक ठीक। पेमेंट किस रूप में हो सकती है? पेमेंट के लिए आप पैसा दे सकते हो या शेयर्स डिबेंचर्स दे सकते हो। पेमेंट के लिए आप पैसा दे सकते हो या शेयर्स डिबेंचर्स दे सकते हो, बिल्कुल ठीक। एंड रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट या क्रेडिट द गिवर। पैसा दोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और शेयर डिबेंचर दोगे तो अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। और डेबिट क्या होगा? वही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की पेमेंट कैश में हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और शेयर डिबेंचर के रूप में हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स अकॉर्डिंगली। जहां कुछ ना मिले डेबिट के लिए या क्रेडिट के लिए, वहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज कर लो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज कर लो। ठीक है सर। ये एक ऐसी लायबिलिटी की आप पेमेंट कर रहे होते कि अगर वो लायबिलिटी होती बैलेंस शीट के अंदर तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स ये आता। पर ये एक ऐसी चीज की पेमेंट आप कर रहे हो जो बैलेंस शीट के अंदर तो थी ही नहीं, पर पेमेंट तुम्हें करनी पड़ गई, उसकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मैच्योर हो गई। तो पेमेंट के लिए बैंक या शेयर कैपिटल डिबेंचर तो क्रेडिट कर दो, पर डेबिट में लायबिलिटी डेबिट नहीं होगी। क्यों? पे कर रहे हो पर है बैलेंस शीट के बाहर वाली ही लायबिलिटी, इसलिए डेबिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी प्रकार से मैंने यहां लिख दिया, अगर लायबिलिटी पे करनी पड़े, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर वाली है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर्स के रूप में पे कर रहे हो तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स के रूप में पे कर रहे हो तो डिबेंचर्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर कुछ भी डिफरेंस आएगा, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी का अमाउंट कुछ और था और बैंक से या शेयर के रूप में या डिवेंचर के रूप में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कुछ और है, तो डेबिट या क्रेडिट जहां भी डिफरेंस आए वहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज करना। क्रेडिट में डिफरेंस है तो वहां, और अगर पेड वाला अमाउंट ज्यादा है, ड्यू वाला कम है, यानी डेबिट में डिफरेंस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। वही मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो लायबिलिटी, अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी माफ हो रही है कोई एंट्री नहीं होगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे हो रही है कैश में तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक या शेयर डिवेंचर के रूप में तो कैपिटल रिडक्शन टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स। लायबिलिटी पे हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स अकॉर्डिंगली, जो भी डिफरेंस आए वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। सर फिफ्थ केस में आपने ये क्यों नहीं बोला कि जो भी डिफरेंस आए वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट? अरे वो पहले ही डिफरेंस है, कैपिटल रिडक्शन पहले ही डेबिट हो रहा है, वहां पे अलग से और क्या डिफरेंस आएगा? वहाँ क्रेडिट क्रेडिट है, जो भी डेबिट है ही नहीं, डेबिट जीरो है, तो क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस डेबिट जीरो, जो भी डिफरेंस है वो पहले ही डाल तो रहे वहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। चलो तो बाकी की जनरल एंट्रीज अगले लेक्चर में पूरा करते हैं, अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, बैच एनरोल फटाफट करो। धन्यवाद।